नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी दूसरे चरण को लेकर चल रहे भीषण रण को लेकर। जी हां, पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी प्रदेश में जनसभा कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर आकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हालांकि दूसरे चरण में बीजेपी का फोकस बुंदेलखंड की सीटों पर ज़्यादा दिख रहा है और पीएम मोदी भी दमोह से टीकमगढ़ और खजुराहो की सीट को साधते दिखे। इधर राहुल गांधी भी 21 अप्रैल को सतना आ रहे हैं, यानी दूसरे चरण में भीषण रण देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे चरण की 7 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी। क्या बीजेपी फिर अपने गढ़ बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप कर पाएगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ पहले चरण का रण, अब तेज होगी दूसरे चरण की जंग। पहले चरण से ज्यादा अब दूसरे चरण में सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। दरअसल पहले चरण के मतदान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी है। दमोह में पीएम मोदी ने सभा कर कांग्रेस पर जमकर वार तो किए ही, साथ ही बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीट को भी वो साध गए। उन्होंने जहां दमोह और खजुराहो से प्रत्याशी राहुल लोधी और वीडी शर्मा की तारीफ की, तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान का जिक्र कर टीकमगढ़ और सागर सीट को भी साधा। साथियों, हर घर जल और हर खेत में पानी, ये भी भाजपा का संकल्प है। बुंदेलखंड में पानी की समस्याओं का समाधान करने के लिए मोदी पूरी ईमानदारी से जुटा है। पंचम नगर परियोजना से सिंचाई की जरूरतें पूरी हो रही है। हम 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके केन बेतवा लिंक नहर को तेजी से पूरा कर रहे हैं। जाहिर है कि दूसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें दमोह, खजुराहो और सागर की लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। हालांकि बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही अब कांग्रेस के दिग्गज भी दूसरे चरण में हुंकार भर रहे हैं। अब तक छिंदवाड़ा में फंसे दिख रहे कमलनाथ अब अन्य सीटों पर प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। बैतूल में उन्होंने जनसभा भी की और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेंगे, उनका लक्ष्य है कि संविधान को बदला जाए। आप इस संस्कृति के और संविधान के रक्षक हैं। छिंदवाड़ा से तुलना करिए, छिंदवाड़ा से तुलना करिए। आप गवाह हैं कि किस तरह आपको उपेक्षित किया गया और 30 सालों में क्या किया भाजपा ने? इसको भ्रष्टाचार प्रदेश बनाया। दूसरे चरण में बुंदेलखंड की सीटों पर सबकी नजरें हैं। यूं तो बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी चुनावी तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जीत के समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर आने के बाद भी पीएम मोदी 1 हफ्ते के अंदर बुंदेलखंड का दूसरा दौरा कर चुके हैं और अब वो 24 अप्रैल को सागर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई दिग्गज इस अंचल में एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखेंगे। यानी सत्ता के 7 चरण में से दूसरा चरण काफी अहम होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। तो शुक्ला जी, पहले चरण की वोटिंग हो गई है, अब दूसरे चरण 7 सीटें हैं और बुंदेलखंड है। कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2 चुनावों से पूरे बुंदेलखंड में। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो वो हर चुनाव को काफी गंभीरता से लेती है और जैसा अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि लोकसभा में किस तरह से जो पहले चरण का चुनाव थी 2 सीटें थी, उसमें कुछ मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कहीं कहीं वोटिंग का प्रतिशत कम था और जो ये कम प्रतिशत है वोटिंग का, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, खासतौर पे तब जबकि मोदी जी की लोकप्रियता शिखर पर है और वो लगातार जो है कैंपेनिंग संभाले हुए हैं, उनकी गारंटी भी है। इसके बावजूद अगर वो मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं
मतदान के लिए, तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। और कांग्रेस जो है, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, उसके लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वो एक गठबंधन का हिस्सा है। और अभी जिस बुंदेलखंड की आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो एक साझा उम्मीदवार था खजुराहो का, जो यादव थी, महिला थी, उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है। तो दूसरे चरण पे जो फोकस है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो उनका जो एक टारगेट है, जो लक्ष्य है उनका 370 से ऊपर जाना, 400 के पार का जो लक्ष्य है, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी का 370 मतदान वोट उनको बढ़ाने हैं। तो उस लिहाज से जो है मोदी भी इस इलेक्शन को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। सारा दारोमदार जो है वो मोदी जी के ही कंधों पर है, उन्हीं की लोकप्रियता भी चुनाव लड़ा जा रहा है, या कहें जो उनकी गारंटी है, उन पर जो जनता का भरोसा है, उसको लेकर ही चुनाव हो रहा है। और जो कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अभी 2023 में जिस तरह से उसकी पराजय हुई मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद में जो है उसके अस्तित्व के लिए जो है संकट गहरा गया है, उसके अस्तित्व के लिए वो अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई लड़ रही है। तो जो आपने कहा कि उसके बड़े लीडर जो है मैदान में है, चुनाव प्रचार में है, तो ले देकर उनके पास में कोई बहुत बड़े योद्धा बचे नहीं है प्रचार करने वाले जो है। उसमें कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, अजय सिंह राहुल जो है उनको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जीतू पटवारी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, सज्जन सिंह वर्मा भी थोड़ा बहुत कहीं दिख रहे हैं। ले देकर जो बड़े कैंपेनिंग में उनके जो महारथी, उसमें एक आप राहुल गांधी को कह सकते हैं, प्रियंका को कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी जो है मोदी की लोकप्रियता या जो मोदी की जो राजनीतिक कुशलता है या उनके जो कौशल है, उसका ये कोई मुकाबला कर पाए। निश्चित तौर पर दूसरे चरण का जो चुनाव है वो दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो प्रभु जी महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि बुंदेलखंड और वहाँ से नल जल की भी बात कर रहे हैं मोदी, वहाँ राम मंदिर भी उनको याद आ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान भी याद आ रहा है कि कैसे उनके यहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं। और कमलनाथ को भी अब राम मंदिर की याद आने लगी है कि भैया वहाँ तो हमने भी चंदा दिया है। तो बुंदेलखंड, क्योंकि हमने देखा पानी एक बड़ी समस्या, तो केन बेतवा भी क्या गेम चेंजर साबित होने वाली इस चुनाव में? निश्चित तौर पर केन बेतवा लिंक नदी जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित तौर पर इस चुनाव में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल उसका होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग पानी का महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। नल जल योजना यदि प्रधानमंत्री वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो बुंदेलखंड में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को पानी के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, पानी होता नहीं था पीने का। अब वहाँ पर जो है नल से लोगों को जल मिल रहा है, और कई जगह तो नल से जल मिलते हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और वहाँ पे जब पानी आ रहा है तो बिल नहीं आ रहे हैं अभी लोगों के। तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी घर पे मिल रहा है बिना परिश्रम के, जिसके लिए उनको जाना पड़ता था। महिलाओं का तो पूरा दिन उसमें निकल जाता था पानी भरने में। यदि हम बांसोजरा डैम की बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की, तो उससे भी सिंचाई का पानी जो है पाइपलाइन के जरिए आसपास के तालाबों तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये जो बुंदेलखंड जहाँ पीने का पानी, जहाँ सिंचाई का पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो दूर यदि हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर नाम पे बीजेपी वोट वहाँ पर मांग रही है, फ़ायदा उनको उसका मिल सकता है, वो बता सकते हैं कि हमारे द्वारा ये किया गया है। इसी तरीके से बुंदेलखंड की जहाँ बात कर रहे हैं मनोज जी, तो वहाँ पर इस बार बीजेपी के सामने कैंडिडेट कौन है, आप ये देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल जी। खजुराहो में अशोक जी भी बता रहे थे साझा उम्मीदवार था, फॉर्म ही नहीं उनका स्वीकार हो पाया, क्योंकि उन्हें एक ही पर्चा भरा था, उसमें गलतियाँ छोड़ दी थी उनने, बताने के बाद भी ठीक नहीं की। अब सागर में देखिए कौन उम्मीदवार है। सागर में कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उत्तर प्रदेश से लेकर आए हैं, ललितपुर से। बिल्कुल। उनका जो है मूल मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ उनका कोई काम नहीं है, लेकिन उनको एक उम्मीदवार की कमी थी, उनको यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था योग्य, तो वो सागर से में बाहर से लेकर आए हैं। तो निश्चित खजुराहो में तो ये जो आयातित उम्मीदवार जो लेकर आ रहे हैं, तो आपके वर्कर काम कैसे करेंगे, क्यों, कहाँ से आपको समर्थन मिलेगा? आपके नेता जो तैयार होने सालों से मेहनत कर रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा, चुनाव जीते या हारे, मौका मिलना बड़ी बात है। तो स्थानीय को मौका नहीं मिल रहा है, आप बाहर के लोगों को लाकर मौका दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो चुनाव यदि हार जाएंगे तो यहाँ सागर में दोबारा नज़र नहीं आएंगे, वो फिर अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। जीत जाएंगे तो भी सागर में कम नज़र आएंगे, अपने क्षेत्र में ज़्यादा नज़र आएंगे जहाँ के वो रहने वाले हैं उनके। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा वहाँ के कांग्रेस वर्कर्स को नहीं होने वाला है, तो वो क्यों उनके लिए काम करेंगे ज़्यादा, ये सोचने वाली बात है। तो बुंदेलखंड की लगभग स्थिति ये है कैंडिडेट के वाइज, तो वहाँ पर बीजेपी के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, जो हमने पहले चरण में देखा, जिसकी तरफ ये कहानी टीकमगढ़ में हम देख रहे हैं,
बिल्कुल, टीकमगढ़ में भी वही है। तो जो अशोक जी जो ध्यान दिला रहे थे बीजेपी की तरफ, पहले चरण में कम वोटिंग हुई है और ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का कारण है कि जो बीजेपी जो कह रही थी कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं, और बढ़ाने कब से है? जब 2019 में जो वोट उस बूथ पे वोट गिरे थे उसकी तुलना में 370 वोट बढ़ाने हैं। तो आप जब 370 वोट बढ़ाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और वहाँ पे वोट कम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, जो त्रिदेव फार्मूला है, जिसके दम पर आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनी है, आप बहुत मजबूत हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है। या आश्वस्त होकर घर बैठा हुआ कि सरकार तो हमारी बनी रही है, मोदी जी के नाम पे हम जीती रहें, और ये जो आश्वस्ति है ये कहीं ना 2004 वाली स्थिति ना पैदा कर दे। हालांकि संभावना कम है बिल्कुल, लेकिन वो जो जीत का अंतर है जो 2019 में हमने देखा था, कहीं 2.5 लाख 2009 में बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के खेत रहे थे, बिल्कुल 2009 में खेत रहे, और 2019 में हमने देखा वो जीत का अंतर आप देखिए मध्य प्रदेश में, कोई 5.5 लाख से जीत रहा, कोई 4.5 लाख से जीत रहा, कोई 2.5 लाख से जीत रहा है। तो वो जो अंतर कम हो जाएगा वो एक बड़ी कमजोरी यहाँ पर दिखाई देगी। बिल्कुल, हमने देखा खजुराहो वीडी शर्मा को तो 15 दिन भी नहीं मिले थे, लेकिन 3.5 लाख वोटों से चुनाव 12 दिन का चुनाव था उनका, 3.5 लाख वोटों से जीते थे। तो ब्रजेश जी, चुनौती बीजेपी के सामने अब दोहरी है, पिछला प्रदर्शन दोहराना, वोट शेयर बढ़ाना, और जो वोट शेयर कम हुआ है उसकी चिंता करना, प्लस जो मोदी मैजिक है उसको भी बरकरार रखना। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जो पहले भी बात कर रहे थे कि इस बार मतदाता खामोश है, खामोशी के साथ साथ हमने देखा है उदासीन भी हो गया। या तो वोट डालने नहीं निकला, किसका मतदाता वोट डालने नहीं निकला। एक पार्टी कह रही थी कि हम सुबह 6 बजे से अपने कार्यकर्ताओं को उठाएंगे, वो घर घर जाके मतदाताओं को निकालेगा। जो इतनी रणनीति के तहत मैदान में उतर रही थी, उसके बूथ पर भी मजबूती से लगी थी लगातार, तो क्या वजह है कि मतदाता नहीं निकला? या ये कह सकते हैं हम कि दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने मतदाताओं को तो निकाल लाई, लेकिन कांग्रेस के मतदाता में उदासीनता रही हो, उसने सोचा हो कि अभी सरकार तो मोदी जी की बनी रही है, वोट डालने से क्या मतलब है। तो क्या कांग्रेस अपने मतदाता को निकाल पाई? वैसी कहीं कोई प्रयास हमें दिखे नहीं है। तो हो सकता है कि बीजेपी तो अपने एजेंडे में सफल रही हो, उसके कुछ मतदाताओं में उदासीनता रही हो कि ठीक है सरकार बन रही है तो उतनी बम्पर जीतना हो, लेकिन ये तो धरातल पे बीजेपी नेता लेकिन दलील ये भी दे रहे कि शादियों का मौसम है। देखो, शादी का मौसम, कटाई का मौसम, गर्मी का मौसम, ये तो हमेशा ही रहते हैं मनोज जी। हर चुनाव में हर चुनाव में रहते हैं। कोई पिछली बार क्या दूसरे महीने में चुनाव हो गए थे, इन्हीं महीनों में चुनाव हुआ था ना, तब भी गर्मी थी, तब भी शादियां थी, तब भी कटाई का सीजन चल रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन मत प्रतिशत बड़ा था ना। जिस तरह से हम चाहे छिंदवाड़ा में देख लें, सीधी में देख लें, छिंदवाड़ा में भी पिछली बार मुकाबला 3% घट गया। सीधी सबसे ज्यादा चिंता की बात है, सबसे ज्यादा चिंता की बात है, जहां आप पूरी ताकत, आपने पूरी सरकार ने ताकत लगा दी थी, आपके दिग्गज नेता वहां पड़े थे, बाहर से आप दूसरी पार्टी से नेताओं को लेकर आ रहे थे, इसके बावजूद कम मतदान क्यों हुआ? यदि कम मतदान हुआ है तो क्या वो कांग्रेस के फेवर में गया है या बीजेपी के फेवर में गया, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि अलग अलग ट्रेंड रहे हैं, कोई एक ट्रेंड पर नहीं रहा कि अधिक मतदान होता है कोई सरकार के खिलाफ जाए, एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर जाए, लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी में भी चला जाता है, कई बार हम देखते हैं। तो ट्रेंड बदल गया है। मतदाता का जिस तरह से रुझान समझ में नहीं आता है कि वो नाराजगी की वजह से वोट ज्यादा दे रहा है या खुशी में दे रहा है कि हमें समर्थन देना है। तो अब जो मतदाताओं को निकालने की जिन पर जिम्मेदारी थी, जो प्रभु जी ने भी कहा कि आपका फार्मूला था, आपने उसकी बाबाई तो खूब लूट ली, क्योंकि जब आपने कहा कि विधानसभा चुनाव उसी फार्मूले से हम सफल हुए, लेकिन आप देखिए उससे पहले के चुनाव में चले जाइए मनोज जी, नगरीय निकाय के चुनाव में, कि आप देखिए बीजेपी का मतदाता ही नहीं निकला। जब आपको एंड टाइम में आपको सक्रिय होना पड़ा, कार्यालय से भोपाल में 50% वोटिंग हो पाई थी, 50%, तब भी आपको सफलता मिली, लेकिन आपका मतदाता निकला नहीं। तो ये जब हवाई जो बातें होती हैं, क्या रणनीति सिर्फ कागजी हो गई? जिस तरह से कांग्रेस काम करती रही है कि हाँ उनका तो काम चल रहा है, क्या बीजेपी में भी वही रणनीति आ गई है? क्या उसी तरह से कागजी दावे किए जाने लगे, कागजी कार्रवाई की जाने लगी? नहीं, तो फिर क्या वजह है कि मतदान कम हुआ? तो यदि मतदान कम हुआ है तो इससे चिंतित बीजेपी को ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दावे उसके बड़े थे। बिल्कुल, तो शुक्ला जी बढ़ाने की बात कर रही थी कि एक तरफ हमने देखा कि मोदी दमोह से आकर वो खजुराहो को भी साथ लेते हैं, सागर को भी साथ लेते हैं, टीकमगढ़ को भी। अब राहुल गांधी आ रहे हैं सतना में, तो क्या वो विंध्य में उतना असर छोड़ पाएंगे बगल आसपास की सीटों पर, कि सतना है, रीवा है? देखिए, जो नेताओं की लोकप्रियता है या उनकी जो वाकपटुता है, जो उनकी राजनीतिक समझ है, या जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक चतुराई, तो मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी जनता पे प्रभाव भी डालते हैं, वो लोगों को इंटेक्ट कर लेते हैं अपने साथ में, लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं और उनके फ्लो में बहने लगते हैं। अभी राहुल गांधी में ये कला हम लोगों को देखने को नहीं मिली।
कांग्रेस में ऐसे कई लीडर थे, अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे मैनिपुलेटर भी थे, लेकिन राहुल गांधी में ये अभी थोड़ा सा कमी है। तो इसके वजह से ही कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ती आ रही है। और कांग्रेस के अंदर जो एक बड़ा असंतोष आपको नजर आता है, उसकी भी मुख्य वजह यही है कि जिसको आपने सबसे आगे अपना लीडर बना के रखा है, उसमें वो कौशल नहीं है जो कौशल मोदी जी में है। और इसके चलते पार्टी के भीतर जो नाराजगी दिखती है या संतोष दिखता है या भय दिखता है, जिसके चलते बड़ी तादाद में कांग्रेसी जो है दल छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उसकी मुख्य वजह ये है जी कि आपका जो नेतृत्व है वो उस तरह से सक्षम नहीं है। जैसे आपके जो विरोधी पार्टी का जो नेतृत्व है या उनका जो लीडर है, तो उसके मुकाबले में आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक अच्छे लीडर को स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तभी विपक्ष में इस तरह का कोई लीडर मुझे नजर नहीं आता। बुंदेलखंड की जो भी आप चर्चा कर रहे थे, जो पानी की चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद जेएस जी और आपको दोनों को ध्यान होगा जी कि पानी की समस्या बुंदेलखंड की नई नहीं है। जो बांदा का जो पाठा का इलाका था, वहां भी किस तरह से टिकी हुई धरती की खबरें हम लोग जनसत्ता में उस समय में खास खबर लिखा करता था, उसमें हम लोग जो कवरेज करते थे, अशोक निगम के हमारे पत्रकार वो बताते थे कैसे हालात है, किस तरह से लोग जो है वहां पे पशु मरते थे। और अभी भी अगर प्रभु जी भी बहुत नजदीक से देखते हैं बुंदेलखंड को जी, इसलिए उनको भी सारी चीजें याद है जी। यहाँ पे बसपा काफी मजबूत हुआ करती थी, अगर प्रभु जी को ध्यान होगा तो 90 के आसपास यहाँ पे बसपा का भी काफी प्रभाव था। और उत्तर प्रदेश में चूंकि बसपा मजबूत थी, तो जो बॉर्डर का तो पहली लोकसभा सीट रीवा जीती थी उन्होंने तो। जी बसपा ने तो रीवा भी जीती थी, और सतना में तो 96 में अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सक्सेना दोनों दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का रहा था जी। तो बुंदेलखंड की जो स्थिति, वहां पे जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधना बहुत आवश्यक है दोनों दलों के लिए। और इसी के चलते जो है मीरा यादव को जो टिकट दी थी, साझा उम्मीदवार के चुनाव में बनाया गया था बीडी शर्मा के खिलाफ, हालांकि वहां पे ब्राह्मण दाता भी बहुत बड़ी तादाद में, जो जोतिया ब्राह्मण काफी है वहां पर आपके खजुराहो सीट पर है, वो कटनी तक जाता है, ये क्षेत्र जाता है। तो अभी जो आप वर्तमान में आप देख रहे हैं, तो राहुल गांधी भले दौरा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो 2019 में भी दौरा किया था, और 2014 में भी जो थे वो दौरा कर रहे थे, सब जगह गए थे, लेकिन जहां जहां वो जाते हैं वहां पे वो पार्टी को स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। और इसके चलते पार्टी के भीतर जो निराशा है, और जिसके चलते पार्टी के लोग दल छोड़ कर जा रहे हैं, तो पार्टी घोर संकट का सामना कर रही है। नेतृत्व, चमत्कारिक नेतृत्व क्या हुआ, ये स्थिति कांग्रेस की। तो प्रभु जी पहले चरण में हमने देखा कि मोदी के नाम पर वोट की बात थी, वोट शेयर हमने देखा गिरा। और जो बुंदेलखंड को आप बेहतर समझते हैं कि जाति के समीकरणों पे भी आपको ध्यान देना होगा, कि केवल ये नहीं होगा कि केवल मोदी के नाम या राष्ट्रवाद या राम मंदिर के नाम पे आप इस लड़ाई को पार पालेंगे। देखिए, जाति समीकरण तो सभी पार्टियां ध्यान रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कहती नहीं है सार्वजनिक तौर पे, लेकिन जो कमराबंद बैठकें होती हैं प्रत्याशी चयन से लेकर सारे फार्मूले में बीजेपी इसका काफ़ी गंभीरता से इस पर ध्यान देती है, बारीकी से इसका अध्ययन करती है, एक एक पॉकेट को मजबूत करती है। तो निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण का अपना बहुत योगदान है। यदि खजुराहो सीट की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे वहाँ पर जहाँ यादव बहुल वोट था, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी ने उस सीट को मांगा था, तो वो वहाँ पर जरूर असर डाल सकते थे। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो यादव बहुल है, तो जिस निश्चित तौर पर वहाँ पे यादव उम्मीदवार को गुना में भी उसी को ध्यान में रखा जाता है। तो जातिगत समीकरणों को देखा जाता है कहाँ पर कौन से वर्ग का प्रभाव ज़्यादा है, तो वो उसके तहत ही वोट किया, उम्मीदवार का चयन किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, नेताओं को लगाया जाता है। ये तो अपनी जगह है ही है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने एक जो काम किया है, जो निश्चित तौर पर इस पूरे चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, कि नरेंद्र मोदी का नाम अकेला नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ एक भरोसा है, एक जो काम करके दिखाया है 10 साल में, गारंटी जो बोल रहे हैं, जो गारंटी वो कह रहे हैं कि सारी गारंटियों की वो गारंटी दे रहा है, कि गारंटी कांग्रेस दे रही है लेकिन वो पूरी नहीं कर पाएगी, उसको पूरी करने की गारंटी भी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि कोई भी गारंटी को हम पूरी करके देंगे, क्योंकि वो काम करके दे रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहे हैं, आप गरीबी रेखा से ऊपर आगे फिर भी आपको अनाज मिल रहा है, आपको पीने का पानी मिल रहा है, आपको अच्छी सड़कें मिल रही हैं, आपको भरपूर रोशनी बिजली मिल रही है, तमाम जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। यदि सवर्णों की बात की जाए तो सवर्णों को आरक्षण आपने दिया 10%, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कहते ही नहीं है, करके भी दिखा रहे हैं। तो उनके सामने यदि कहें गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ कोई एक चेहरा नहीं है सर्वमान्य जिसके दम पर रहे हो कि भाई
इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल। किसके पीछे पूरा देश चलेगा, कौन देश चलाएगा, वो अभी तक वहाँ तय नहीं हुआ है। यह एक चेहरा सामने क्योंकि स्थापित पश्चिम है। बंगाल में अलग लड़ रही ममता बनर्जी कह रही मैं इंडिया गठबंधन में, और खड़गे कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद नेता तय करेंगे। तो बिल्कुल वो भरोसा नहीं बैठ पा रहा है लोगों में। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है गठबंधन की है। उनको तैयारी यदि करनी थी तो पहले से तैयारी करनी थी, एक लीडर आगे रखना था, उसके पीछे पूरे गठबंधन को खड़ा होना था। भले बाद में बदल दो, आप जो भी करो, लेकिन सामने लड़ने के लिए तो एक चेहरा आपके सामने होना चाहिए जिसके दम पर आप जाएं। कि बारात जनवासे में खड़ी और दूल्हे गायब हो गए नीतीश कुमार। और वो गठबंधन की ये हालत ही, एक दल का घोषणा पत्र कुछ कह रहा है, दूसरे दल का घोषणा पत्र कुछ विपरीत बातें कर रहा है। तो एक साझा घोषणा पत्र ही ले आते वो, या तो उसके दम पर वो आ पाते मैदान में तो शायद आपके लिए कहने के लिए ज़्यादा होता। जनता आप पे भरोसा करती है। अभी यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल उलट है। और अब की स्थिति में यदि हम कहें तो जातिवाद और ये तमाम मुद्दे लोकसभा चुनाव में, जब कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होता है जी, और एक कैंडिडेट चुना जाता है तो वहाँ पर उतना असर नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं और वो ज़्यादा यहाँ प्रभावी भूमिका में रहेंगे। तो ये जो पहले हमने देखा विधानसभा के पहले संत रविदास का मंदिर सागर के मकरोनिया में, और अब राम मंदिर की चर्चा, इसका भी कुछ असर? निश्चित तौर पर ओरछा में रामलला विराजमान है, राम राजा सरकार है वहाँ पर। अयोध्या में रामलला है, उनका बाल रूप है, और राम राजा जो है ओरछा में है, और पूरा बुंदेलखंड में राम राजा की पूजा की जाती, जाना जाता है, उसका बड़ा असर है। और प्रधानमंत्री यदि दमोह में आकर राम राजा की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर ओरछा तक संदेश से लेकर अयोध्या तक संदेश ही नहीं दे रहे हैं, वो पूरे देश को संदेश दे रहे थे वहाँ पर। और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की धर्मभीरू जनता है, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, उन पर वो असर करेगा, वो बात असर करेगी। तो एक एक चीज़ तौल कर, नाप कर वो प्रधानमंत्री के द्वारा डिलीवर की जा रही है। जो बयान दे रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे वही हैं जो कहीं ना कहीं असर करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके सामने इंडिया गठबंधन के वो मुद्दे जो जातिगत जनगणना की बात वो करते हैं वो फीके पड़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर राम का नाम यहाँ पर सहारा इसलिए लिया गया कि वो प्रभाव का क्षेत्र है राम का। तो ब्रजेश जी, दूसरे चरण में होशंगाबाद भी और बैतूल भी है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं वहाँ, पिपरिया में सभा की, और भोपाल में अब करने वाले हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट इन सीटों पर नज़र आएगा। और दूसरा, जो मुद्दे नहीं है कांग्रेस या उसको भुना नहीं पा रही है, ना उनके पास चेहरा है, ना मुद्दे हैं, ना कैंडिडेट ऐसे जो प्रभु जी ने कहा, तो ये सबसे बड़ा संकट दूसरे चरण में भी कांग्रेस के सामने होगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि मोदी जी पिपरिया में सभा ले रहे हैं, यदि भोपाल में सभा ले रहे हैं, तो भोपाल ही उनका मकसद नहीं है, आसपास की सीटों पर प्रभाव डालता है वो। क्योंकि होशंगाबाद में, भोपाल में सभा लेने का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप मानो तो वहाँ से भी बीजेपी के गढ़ रही है, बीजेपी लगातार जीतती रही है। लेकिन यदि भोपाल में ले रहे हैं या पिपरिया में ली है उन्होंने, तो पिपरिया के जरिए उन्होंने बैतूल को भी साध लिया है कि बैतूल, पिपरिया में तो जो उनके छिंदवाड़ा के प्रत्याशी थे, छिंदवाड़ा को भी साधने की कोशिश की थी। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जो प्रभु जी कह रहे थे, एक रणनीति, एक टाइमिंग, तमाम चीजें, वो एक पूरा रोड मैप बना के आते हैं, पूरी रणनीति के साथ आते हैं, क्या बोलना है, किस तरह से हमला करना है, किस तरह से विपक्ष पर वार करना है, और किस तरह से अपनी पार्टी ने जो किया है, जो गारंटी की बात है, उसको रखना है। तो ये प्रभाव डालती है, एक जगह पे नहीं, ये पूरे आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालती है। और प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देश में भी एक संदेश जाता है, उसका अलग असर होता है, पूरे देश पर असर होता है, जिस तरह से उनकी रणनीति रहती। रही बात कि कांग्रेस क्या, मतलब कांग्रेस के जो न्याय पत्र की बात हम करें या कांग्रेस की, एक तो पहली बात उनके पास चेहरा नहीं है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में कौन सा चेहरा लेकर आए, उतना लोकप्रिय चेहरा नहीं है। वो चाहते तो और बेहतर उम्मीदवार दे सकते थे, जिसकी आसपास में पहचान हो, जिसकी किसी विधानसभा सीट पर ही पकड़ो। पिछली बार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले बीवीसी शर्मा को भी उम्मीदवार बना सकते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो सकता था। एक बार तो लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो वो ज्यादा प्रभाव डाल सकते थे। इसी तरह से अन्य सीटों पर भी हम एक बात करें तो उम्मीदवार वैसे बेहतर नहीं हुए। दूसरी बात, उनके पास कोई ऐसा मास लीडर नहीं बचा है जो जाके प्रचार करे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो आसपास की सीटों पर प्रभाव डाल सके। और रणनीति भी उनकी वैसी नहीं है, वो अपने न्याय पत्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और वादे भी कर रहे हैं तो उन पर करना चाहिए, उतनी बात बोलनी चाहिए, एक भरोसा हो। आप सिर्फ नेगेटिव बात करके, आप सत्ता पक्ष पर बार करके ही सिर्फ मैदान नहीं जीत सकते। आपको अपना एक रोड मैप रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप उनसे बेहतर शासन दे सकते हैं, उनसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। तो वो वैसी करनी है, नेगेटिव प्रचार करके आप
फायदा नहीं उठा सकते हो। आप सिर्फ ये गिनाओ, ये कहो कि साहब विकास नहीं हुआ, तो विकास जनता को दिखता है। आपको ये कहना चाहिए कितना विकास हुआ है, तो इससे आगे का हमारा और रोड ये सफाई और विकास सतत प्रक्रिया है ना, सतत प्रक्रिया है। क्योंकि तो आप उसको आपको एक दिन उससे से नहीं नाप बेहतर, सकते। जब आपको विकल्प देना है तो उससे बेहतर बताना पड़ेगा कि आप बेहतर और क्या कर सकते हो। सिर्फ ये कह देने भर से, बुराई करने भर से कि साहब विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, 10 वो वादे पूरे नहीं किए, तो ये जनता सब देख रही है, 10 साल से शासन देख रही है, उसे पता है कि किस पर भरोसा किया जाना चाहिए, कितने वादे पूरे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। 100% तो कांग्रेस आ जाती, वो भी अपने घोषणा पत्र का पालन नहीं कर पाती, तो बीजेपी क्या करे। तो आप देखिए कि ये जो भरोसे की बात है वो राहुल गांधी के 5 न्याय पर, 25 गारंटी पर नहीं आपकी जागरूक। आप 2 करोड़ नौकरी की बात करके सामने वाले पे हमला करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हैं हम तो 30 लाख की नौकरियां देंगे। आप क्यों नहीं कह देते कि 2 करोड़ इन्होंने वादा किया तो हम 4 करोड़ देंगे और ऐसे देंगे। वो 30 लाख भी आप गिना सकते हो क्या? क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा होता नहीं है, और ये जनता भी समझती है, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें मालूम है कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी का भी एक प्रोसेस होता है, उसमें भी समय लगता है। बहरहाल हमारे पास समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर दूसरे रण की रणभेरी तो बच चुकी है, सारे तर्कस के तीर निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले, बीजेपी का लाव लश्कर पूरे चुनाव की तैयारी में लगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो अभी तक राहुल गांधी किला लड़ाते नजर आ रहे हैं। या क्षेत्रीय छत्रपों की बात करें तो अपने गढ़ से, छिंदवाड़ा से कमलनाथ निकले हैं, जीतू पटवारी अलग अलग जगह जा रहे हैं, उमंग सिंगार अपनी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो एकजुटता, वो तेवर कांग्रेस नहीं दिखा पा रही है जो कि इस चुनाव में उसको लीड दिला सकते थे। लेकिन अभी चुनाव के दूसरे चरण में वक्त है, हो सकता है कि कांग्रेस अपने इस तेवर को बदल ले या कोई नई रणनीति लेकर आए, इस पर भी हमारी नज़र होगी। फिलहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।